अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद और आप देख रहे हैं NIN। सहाफ़त और तिजारत को छोड़कर सियासत में कदम रखने की वजह क्या है, और वो भी नुहैरा शेख के साथ। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उनको पार्टियां वहीं मिली थी, अभी कोई कुछ हुआ नहीं। 5 साल हो गए, 2017 में गालिबन इसका लॉन्च किया गया था। 5 साल में भी कोई भी एक कहने मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी कोई मेंबर नहीं बन पाया है। मतीउर रहमान साहब इतनी ज़ख़ीम 700 किताबों पर मुश्तमिल एक किताब लिख कर उनके कह रहे हैं उनकी अज़मत उनकी शान में लिख दिए हैं, तो शायद वो उनकी शान में लिखने के बाद ये हरजाना पेश कर रहे हैं कि मतलब जैसा कि आपने सवाल पर सवाल कर दिए, इतने सारे सवाल कर दिए हैं कि अगर मैं 10 मिनट 15 मिनट बोलता रहूं तो ख़त्म नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये किताब जो मैंने लिखी ऐसे वक्त में लिखी जब ना डॉक्टर नुहैरा शेख साहिबा कोई मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकती थी, वो कह दो बंद की सुऊबत में थी। मैं चूंकि लीगल टीम से जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने सारी चीज़ों को देखा। मैं आज से नहीं 2015 से आलमा डॉक्टर नुहैरा शेख साहिबा को सपोर्ट कर रहा हूं। लोग जानते होंगे, जो लोग मेरे करीबी हैं बहुत पहले से जानते हैं। तो चूंकि मेरा पेशा लिखना था, मैं कहता हूं कि किसी को ब्लैकमेल करने से बेहतर है क्यों ना किसी का साथ दे दिया जाए, है ना। मैं कहता हूं कि किसी का हौसला तोड़ने के बजाय किसी की क्यों ना हौसला अफजाई कर दी जाए। अगर कोई किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकता तो किसी की हौसला शिकनी करने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन लोग मनफी किरदार के होते हैं, वो लोग हौसला शिकनी करते हैं। मेरा ज़मीर, मेरा तंदुरुस्त ज़मीर ये कहता है कि अगर आप खुद कुछ ना कर सकते हो तो किसी को गिराइए मत। अगर कुछ करना चाहते हो तो कोई कुछ कर रहा हो उसके साथ आप उसके अच्छे में शरीक हो जाइए। लिहाजा मैंने देखा कि अभी तक जिन लोगों ने अपने मकासद को लेकर के चले हैं उसमें या तो आसमान के लेवल की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, वहां पर भाई एंट्री मुश्किल है। बहुत सारी पार्टियां हैं, MIM है, पीस पार्टी ऑफ इंडिया है, इन लोगों की पॉलिसी ही नहीं समझ में आती। तो लिहाजा मुझे जो समझ में आया, सहाफत का पेशा अख्तियार रखते रखते मैंने तिजारत का भी थोड़ा बहुत हिस्सेदारी की है और सियासत में भी अपने तबाज़माई करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआ रही, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अभी आपने 2 पार्टी का जिक्र किया, पीस पार्टी ऑफ इंडिया और AIMIM। क्या लगता है आपको मुस्तकबिल में अगर इस पार्टी ने अगर जिस तरीके से एक अक़लियतों का साथ देने के हिसाब से MIM से समझौता करना चाहे तो ये पार्टी कर सकती है? देखिए, कौम और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए किसी भी हद तक जाने की ज़रूरत पड़े तो जाना चाहिए। लेकिन और पीस पार्टी ऑफ इंडिया का आपने नाम लिया, मैं बहुत बड़ा मद्दाह हूं डॉक्टर अयूब साहब का। लेकिन 1-2 हज़ार किलोमीटर से दूर से आई हुई किराया की पार्टी को जब से डॉक्टर अयूब साहब ने सपोर्ट किया है तब से मुझे डॉक्टर अयूब साहब की दूरअंदेशी पर, उनकी दानिशमंदी पर, उनकी होशमंदी पर मुझे शक होने लगा है। और मुझे शक इसलिए भी होने लगा है कि डॉक्टर अयूब साहब बहुत बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करते थे कि उनके पीछे साजिश का जो जाल फेंका गया, उनको जो कैद कराया गया डॉक्टर अयूब साहब को, उसके पीछे असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया MIM जो है पार्टी, उसका हाथ है। अब डॉक्टर अयूब साहब के साथ जो गलत करता है वो आवाम का भला कैसे कर सकता है। तो डॉक्टर अयूब साहब ने जो अपनी कम ख्याली का इजहार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी जो किराए पर लाए जाते हैं पूरे मुल्क भर में, 4 साल 9 महीने असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी सफाए हस्ती से गायब रहते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है पहुंच जाते हैं चीखों पुकार करने। तो मैं उनको किराए की पार्टी कहता हूं। एक किराए की पार्टी के साथ जब से डॉक्टर अयूब साहब ने इल्हाक किया है तब से मुझे उनके ऊपर से भरोसा उठ गया है। उम्मीद करता हूं कि वो आइंदा अपने अंदर सुधार लाएंगे। किराएदार भी तो हिस्सेदार भी हो गए ना, पार्लियामेंट में बैठते हैं 2 लोग, विधानसभा में बैठते हैं, वो अलग बात है कि कहीं कहीं संभाल नहीं पाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। किराएदार में हिस्सेदार जरूर हो गए। आप पूरी कौम को डुबा करके, आप पूरी कौम, असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी कौम को डुबा करके 2 सीट ले आ करके विपक्ष का काम, भारतीय जनता पार्टी का काम आसान करते हैं तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मारते हैं। बहुत बड़ा काम वो नहीं कर रहे हैं। कौन सा बड़ा काम कर लिया? इनके बाप दादाओं से लेकर के आज तक 1 सीट से ज्यादा हो नहीं पाए। वो तो इख्तलाफ था औरंगाबाद का कि एक वो इम्तियाज जलील साहब वो जीत गए, तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। पार्लियामेंट में आज तक कोई कारोबार नहीं कर सके, कोई किसी तरह से मुद्दे नहीं मनवा सके, पब्लिक के दरमियान में आज तक सिवाय तकरीब के कोई काम नहीं कर सके असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो आप अगर कहते हैं कि हिस्सेदारी, तो इस हिस्सेदारी को मैं नामंजूर करता हूं, नकारता हूं और धुतकारता हूं।
आखिर वजह क्या रही है? तेलंगाना से ये भी आपकी पार्टी उठने वाली है, हैदराबाद से, और वो भी वो AIMEP है, वो AIMM है, तो उसको क्या मतलब है? मतलब दोनों लोग एक ही ऑल इंडिया करके दोनों दो रास्ते पे जा रहे हैं, तो कैसे मतलब मैसेज मिलेगा कि हाँ ये खैर ख्वाह हमारे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, इसके आए हुए, इस पार्टी के आए हुए अभी कुल चंद महीने, चंद साल हुए हैं। 5 साल। तो 5 साल हुए, लेकिन 2-2.5 साल तो लोगों ने साजिशों की नजर करवा दिया। तो कम से कम अभी डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को मौका देना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए लोगों को समझने के लिए, और उनके काम को देखना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से काम किए हैं इंटरनेशनल पैमाने पर, 100 मुल्कों में फैली हुई तिजारत, 25 लाख लोगों की रोजी रोटी करके, तिजारत करके लोगों को रोजी रोटी पहुंचाने की एक बहुत बड़ी कामयाबी। इस तरह से जामियतुन निस्वा सलफिया 5 स्टार रैंक का एक मदरसा, 10 हजार बच्चों की तलबा के पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज, उनकी खिदमात को आप जब देखिएगा तो उनके बारे में फैसला कीजिएगा। लेकिन उस पार्टी के बारे में फैसला कीजिए जो 100 साल से अभी तक एक सीट से आगे नहीं उभर पाई है। वो अपनी रियासत में, मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब की, MIM की, मैं कहता हूं कि उनके बारे में फैसला कीजिए जो 100 साल से अभी तक एक सीट से 2 सीट नहीं हो सके, दूसरी सीट हो गई पता नहीं कैसे। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब को या उनके तमाम कारकुनान को कि भाई दूसरों के घर में जाकर के अपनी रवादारी, अपनी हिस्सेदारी बता लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले अपने घर में तो कम से कम बेहतरीन अंदाज में अपना एक मुस्बत पहलू दिखा पाइए। मैं कहता हूं कि भाई आप वजीर आला बनिए वो तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश आपका खित्ता है, आप वहां के, आप वहां 5 सीट, 7 सीट, 6 सीट से लड़ते हैं और पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश में 150 सीट उतारने, बिहार में पहुंच जाते हैं 125 सीट उतारने, बंगाल में पहुंच जाते हैं, झारखंड में पहुंच जाते हैं। तो ये किस तरह का नाजायज रिश्ता है भाई? दूसरे के घर में सरकार हुकूमत में होते हैं ना, दूसरे के घर में रिश्तेदारी, दूसरे के घर में हिस्सेदारी और अपने घर में अजनबियत है, क्या मतलब है? वो तेलंगाना में कितना खड़ा करते हैं, लेकिन हुकूमत में हिस्सेदारी तो रहती है ना। देखिए हिस्सेदारी कब तक चलेगी? मैं कहता हूं जहां पर तेलंगाना में 30% उनकी जात के लोग हैं, जात बिरादरी की चीज लेके चल रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए मुल्क में। जात बिरादरी, फिरकावारियत तकसीम को जन्म देती है, जैसा कि जिन्ना साहब ने जात बिरादरी की बात की। आज हमारा मुल्क 3 धड़ों में तकसीम हो गया, उसके नुकसान का खमियाजा ता क़यामत नहीं किया जा सकता। हजारों जंगें हो गई और हजारों जंगें होंगी। लिहाजा इस तरह की जो तफरीक की राजनीति है, सियासत है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं कहता हूं कि हिस्सेदारी नहीं, 5 सीट नहीं, कम से कम आप हिस्सेदारी कीजिए तो आधे आधे की कीजिए ना, 50-50% की कीजिए। ये क्या KCR के सामने मिनमिनाए हुए फिर रहे हो? और आपने जो है 8 सीट उतारा हुआ है, वो लोग सैकड़ों सीट उतार रहे हैं। आपकी पार्टी जो है MEP 2024 में इलेक्शन लड़ेगी, और आप उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, वहां के आप एक जिम्मेदार के तौर पे आपको ओहदा मिला हुआ है। तो आप अभी सोशल मीडिया ही पे, आप ही सिर्फ ऐसे हैं जो सोशल मीडिया ही पे उस चीज़ों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाकी लोकसभा सीट जीतना बहुत बड़ी बात होती है। कैसे आप 2 साल के अंदर वहां तक पहुंच पाएंगे कि हमारा भी कोई एक सांसद जाके पार्लियामेंट में दहाड़ेगा? हमारे पास तो फिर भी 2 साल है। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब 4 साल 9 महीने गायब रहते हैं, 3 महीने में वो एक्टिव होते हैं। हमारे पास तो फिर भी 2 साल है और हम एक्टिव हैं। आप कहते हैं सोशल मीडिया आज दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है कि कई मुल्कों में इनकलाब ले आती है। आप या वजीर आजम या कोई भी बड़े से बड़ी ताकत सैकड़ों करोड़ रुपए का इजलास करवा ले, लेकिन उसको लास्ट में या उसी वक्त उसको सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ता है। और आपके कहने के मुताबिक कि अभी फिलहाल मैं सिर्फ मुतहर्रिक हूं, ऐसा नहीं है। हमारी जानकारी पहुंच नहीं पाई है उतनी दूर तक। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के कोने कोने में काम चल रहा है। मेरे अपने ज़िम्मे में लगभग 2 दिन पहले मैंने ऐलान किया था, 500 से ज़्यादा लोग थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 700-800 लोग मेरे अपनी मातहती में काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आएगा, एक तब्दीली आएगी, पूरे मुल्क में उतरा जाएगा और एक बड़ा वक्त लेकर के उतरा जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह से नहीं कि 2 महीने के लिए आइए, चीखे पुकारिए और आप असदुद्दीन ओवैसी ही, क्योंकि बहुत सारी और सेकुलर पार्टियां नामो निहाद
उनका नाम नहीं आता है। मतलब ये हुआ कि आप असदुद्दीन ओवैसी से बाइकाट करके सेकुलर पार्टियों जो बराए नाम है उनसे समझौता करने के लिए राजी हो जाएंगे। मतलब कहने के मेरे ये है कि पहली बात तो हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर मुल्क है। जमहूरियत पसंदी में मेरा सबसे बड़ा भरोसा और एतमाद और ईमान है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम इसलिए बार बार लाता हूं कि वो जिस्म के वो जख्म हैं जिस पर कि मक्खियां बैठ रही हैं। मैं कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ही पूरे मुल्क में जा करके अगर अकलियतों को निस्तो नाबूद करने का काम करते हैं तो वो ऑल इंडिया क्या कहते हैं MIM है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो सबसे पहले अभी हम एक सीरीज देख रहे थे, उसमें बताता है कि सबसे पहले आप किसी भी तरक्की पर जाने से पहले यह है कि आप अपने अंदर के गद्दारों को खत्म कीजिए। जब तक आपके अंदर के गद्दार खत्म नहीं होंगे तब तक आप तरक्की नहीं पा सकते। लिहाजा ये वो नासूर हैं जो हमको रफ्तार नहीं पकड़ने दे रहे हैं और वो दावेदारी जाकर के 2-2 हज़ार 2,500 किलोमीटर जाकर के लोगों के, मुस्लिमों के, अकलियतों के वोट खराब करने का काम करते हैं और 2 सीट 3 सीट से फिरका परस्तों की हुकूमत बनवाने में वो कामयाबी हासिल दिलवाते हैं। घर को आग लग गई घर की चिराग से। आप ये जो पार्टी बना रखे हैं, आपने इसे बहुत सारे शेख नोहेरा के बारे में उनकी खिदमात का जिक्र किया। अभी सोशल मीडिया पे कुछ कैंसर बच्चों के साथ में उन्होंने किया, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये इन्होंने सियासत में एक जो महिला एम्पावरमेंट पार्टी जिनका इन्होंने बनाया है या बानिया है, कहना यह है कि वो जो साजिश रचे हैं उनके बदले के तौर पर इन्होंने पार्टी बनाई है कि अगर हमारा वक्त आएगा तो हम भी जिस तरह हमारे साथ वो सियासत में रह के हमारे साथ खेल रहे हैं वैसे हम भी खेलेंगे उनके साथ में। देखिए, लोहा लोहे को काटता है। अगर आपको कोई सियासी शख्स परेशान करता है, आपको कोई सियासी शख्स आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, आपकी रफ्तार को रोकने का काम करता है, तो अंदाज़ा ये लगा कि सन 2000 से लेकर के अगर डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा को किसी ने ब्लैकमेल किया है तो वो सियासी लोग हैं। अगर उनका कहना है, उनके अल्फाज में नकल करते हुए कह रहा हूं कि अगर इंसान कितने से भी कितना बड़ा कॉरपोरेटर हो जाए, पैसे वाला हो जाए, उसके पास डिपार्टमेंटल ताकत नहीं है, उसके पास सियासी रसूख नहीं है, तो एक होमगार्ड भी आपको परेशान करके रख देता है, कितने भी बड़े पावरफुल आप हो जाएं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक अगर किसी ने डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा को तहोतेग करने की कोशिश की है तो वो सियासत वालों ने किया है। हज़ारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर, चंदे भी लेकर के जाते हैं और आकर के उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल भी होते हैं, उन्हीं को ब्लैकमेल भी करते हैं। तो भाई वो पैसे रोक करके क्यों ना अच्छे लीडर पैदा कर लिए जाए, क्यों ना अच्छी सियासत कर ली जाए, क्यों ना अपनी हिस्सेदारी ले ली जाए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरह से। जैसा कि उनका कौल है कि आप हज़ारों साल तक इलेक्शन लड़ते रहिए अलग हो करके, जिन्ना की तरह से और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह से हज़ारों साल तक आप इलेक्शन लड़ते रहिए, मुल्क में कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो आप कंपैरिजन असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिन्ना से कर रहे हैं। जिन्ना साहब की जो रणनीति थी, उनकी भी पार्टी मुस्लिम लीग करके थी, इनकी भी पार्टी मुस्लिम करके है। लिहाजा इस तरह के ज़ात और फ़िरक़े की जो बात आती है वो तफरीक और तज़लील, तक़सीम, हर तरह की चीज़ें लेके आती है। आज मुल्क में अगर नफ़रत की बीज बोई जाती है तो वो फ़िरक़ा परस्तों की ही तरफ से की जाती है, मजहबी असबियत रखने वालों ही की तरफ से की जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का मैंने कौल नकल किया था, एक कौल और भी याद आ गया, मैं बता दूं कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। यहाँ हम सबको रहना होगा, मिल करके रहना होगा, सारे काम हमको मिल करके करना होगा, तालीम हो, सियासत हो, तिजारत हो, माशियात हो, किसी भी तरह का। लेकिन माना अबुल कलाम आज़ाद साहब कहते हैं कि माना कि यहाँ के लोग आपके हम मजहब नहीं हैं लेकिन वो आपके हमवतन हैं। लिहाजा जो शख्स आकर के हमको मजहबी असबियत दिखाएगा, मजहबी तफरीक बताएगा, उसको हम तकसीम करने वाला और जिन्नाह का सपोर्टर और उसका भाई ही बताएंगे। इस पार्टी का है, मान लीजिए इस पार्टी ने कुछ कामयाबी हासिल कर ली, कुछ सीटें निकाली, चाहे मेंबर असेंबली का हो, मेंबर पार्लियामेंट का हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। इस पार्टी का मकसद क्या है कि हमारा ये ख्वाब है, इस ख्वाब के तय हम ये कर रहे हैं और कोई सेकुलर पार्टी या कोई पार्टी कर ही नहीं रही है, हम एक अनोखा और नादिर कोई काम करना चाह रहे हैं। ख्वातीन के खिलाफ जुल्म की अगर बात किया जाए, सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए कि चलो सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी बिल्किस बानो की बात मैं करूं, बिल्किस बानो को हुकूमत गुजरात ने क्लीन चिट दे दिया। किसी कौन? एक खातून। मतलब हुकूमत इतनी बड़ी हो गई, किसी की इज्जत
नामोश हुई, उसकी इज्जत जो है तार तार हुई, और हुकूमत आकर के उनको क्लीन चिट दे देती है, सबको आज़ाद कर देती है, तो ज़रूरत किस चीज़ की पड़ी? ख़वातीन के मैदान में अगर लोगों को इंसाफ देने का मकसद होता तो आज बिल्किस बानो को इंसाफ मिला होता, उसके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता। आज बिल्किस बानो का कहना यह है कि मुझे यहाँ की न्यायपालिका से भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह के हज़ारों लाखों ऐसे मामलात हैं जो ख़वातीन के मामले में होते हैं, तो वो ऐसे ख़त्म कर दिया जाता है। आज कोई पार्टी बोल ही नहीं रही है, क्योंकि वो खातून का मसला था। लिहाजा अगर आज कोई दबी हुई है, कोई ज़ात दबी हुई है, तो वो खातून की है। और दूसरा स्लोगन ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी तो पहला हो गया। स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए इंसाफ। तो हर उस चीज़ पे जो इंसानियत और इंसानियत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, उन सब के लिए इंसाफ का काम किया जाएगा इस पार्टी से। लोग आपकी पार्टी से जुड़े क्यों? हमारी पार्टी से इसलिए जुड़े कि ये कोई मजहबी असबियत रखने वाली पार्टी नहीं है, ये जमहूरियत में भरोसा रखने वाली पार्टी है। किसी ज़ात फ़िरका बिरादरी की कोई पार्टी नहीं है। ये उस माँ उस बहन की पार्टी है जो आपके घर में आपको खिलाती पिलाती जिलाती पैदा करती और जनती है। हर तरह से इस पार्टी का मामला मुस्बत है, किसी भी तरह से कम्युनल मामला इस पार्टी का नहीं है। इसलिए लोगों को जुड़ना चाहिए कि हिंदुस्तानियत और जमहूरियत में यकीन रखने वाली ये पार्टी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, इसलिए लोगों को जुड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं हमेशा इस पार्टी को लेकर जैसे इसका नाम है उसी तरह जो बातें हो रही है, 90% महिला ही की बातें आई हुई हैं इस मामले में। आपने भी माओ बहनों को सारी चीज़ 60-65% तो है ही। जैसे कि नुहैरा शेख साहिबा ने कहा था जब उनकी पार्टी का लॉन्च किया गया, तो उन्होंने कहा था कि 135 में से 164 करोड़ प्रतिशत जो हैं वो ख़वातीन हैं। तो क्या ये ख़वातीन ही के उससे अपनी सरकार बना लेंगी? इसमें कहीं भी और दूसरे और क्या ख़वातीन ही अपना मतदान का इस्तेमाल करती हैं या वोट का इस्तेमाल करती हैं और दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है इनको? मुल्क में बहुत सारी बिरादरियां ऐसी हैं जो 15% है, बहुत सारी बिरादरियां ऐसी हैं जो 10% हैं, बहुत सारी बिरादरियां ऐसी हैं जो 20% हैं, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को लेकर के चलती हैं। हमारी जो पार्टी है वो 45% ख़वातीन को लेकर के अगर चलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। लिहाजा एक बड़ी आबादी को इन्होंने टारगेट किया है, और जैसा कि मैंने बताया कि स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। जो 60 करोड़ महिलाएं हैं उनको टारगेट तो करेगी ही करेगी। जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए जो भी काम होंगे हर वो काम किया जाएगा इस पार्टी के प्लेटफॉर्म। आपने कहा कि जैसे और सारे लोग हैं अपनी ज़ात बरादर और परसेंटेज के हिसाब से लेकर चलते हैं, वैसे आप भी चलते हैं, तो उनमें और आप में फ़र्क क्या रह गया? नहीं, मैंने ये कहा कि अगर कोई मतलब हरिजनों की पार्टी लेकर के चल सकता है जो सिर्फ 5% है, अगर कोई यादव की पार्टी लेकर के चल सकता है, यादवों को जो 7% है, तो किसी न किसी को तो टारगेट करना होता है, किसी न किसी को तो किसी न किसी के पैगामात को तो लेकर के चलना होता है। 5% के लोगों को लेकर के चलने वाले लोग हुकूमतें बना रहे हैं, तो क्या 40%, 45%, 50% आबादी को लेकर के चलने वाले लोग गलत कहाँ से हो गए? तो इस तरह से आधी से ज़्यादा आबादी को टारगेट कर रहे हैं। और ख़वातीन तो एक स्लोगन है, ख़वातीन तो एक मुद्दा मकसद है, लेकिन इंसानियत के लिए इंसाफ मांग। जो लोग अपनी ज़ात बरादर के प्रतिशत को लेकर इलेक्शन सियासत कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं कि सही? हमारा मुल्क जो है वो जमहूरियत का मुल्क है। हमें ठीक है, जमहूरियत वो जो कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ जो ज़ात बरादर, कोई भी ज़ात बरादर हो, ज़ात बरादर पर जो सियासत कर रहे हैं और हिंदुस्तानियों और हिंदुस्तान को नज़रअंदाज करके सियासत कर रहे हैं, तो क्या ये इनका इस तरह सियासत करना गलत है या सही? ऐसा अगर कोई करता है तो मुल्क में नफ़रत और गुस्से का माहौल गर्म होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तमाम तबकात को, तमाम मज़ाहिब को लेकर के चलना चाहिए। किसी मज़हब, किसी समुदाय को लेकर के सियासत नहीं करना चाहिए। वैसे लोगों की मजबूरी है कि उनके पास काम नहीं है, उनके पास खिदमत नहीं है, तो वो अपने अपने का राग अलाप रहे हैं। लेकिन हर मुल्क का हर फर्द तवज्जो का मुस्तहिक है, हर किसी को तवज्जो मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके से आने वाला हो। आपको 2 ऑप्शन दिए जाते, एक चुनना है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी में दोनों में बेहतर सेकुलर नेता कौन? सेकुलर में देखिए, राहुल गांधी एक नेशनल लीडर हैं और
अखिलेश यादव जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मतलब सीएम भी रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी एक नेशनल, तो हमारे मजहब में भी कहा गया है कि मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, तो जो नेशनल है वही बेहतर है ना। नेशनल पैमाने पर उसका पैगाम पहुंच रहा है, इंटरनेशनल पैमाने पर उसकी बात उठाई जा सकती है। और अखिलेश यादव तो एक उत्तर प्रदेश के एक कस्बे, एक समझिए कि रियासत के लीडर हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब में अगर आपको चुनना हो तो किसको पसंद करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तफरीक का काम किया है, बदरुद्दीन अजमल साहब ने कभी पूरे मुल्क में जा करके लोगों को तकसीम करने की कोशिश नहीं की है। तो लिहाजा बदरुद्दीन अजमल साहब के काम काज कितने हैं कितने नहीं हैं, मैं उनको ज़्यादा सराहता हूँ बरवज़ने की असदुद्दीन ओवैसी साहब की। वो नफ़रती बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, सिर्फ बयानात से काम लेते हैं। उनके बारे में सिर्फ यही आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, किसी से भी पूछा जाए तो कहते हैं वो बोलते हैं। पूरी दुनिया सुनती है उनको बोलते, तो बोलेंगे तो सुनना ही पड़ेगा ना, कान है तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन उस बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ काम करके दिखा लीजिए। बदरुद्दीन अजमल साहब सैकड़ों स्कूल चला रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या किया? सिवाय तफरीक के, तकसीम के आज तक कुछ किया ही नहीं। तो लिहाजा बदरुद्दीन अजमल साहब मेरी नज़रों में सही है कि वो तकसीम नहीं करते, वो काम करते हैं। इंटरनेशनल पैमाने पर उनका बिजनेस फैला हुआ है, हज़ारों लाखों लोग उनके नीचे जॉब पाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस तरह का कोई काम नहीं है। NIN से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर के साथ मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद, ये है मतीउर रहमान साहब जो कि महिला एम्पावरमेंट पार्टी के रियासती सदर उत्तर प्रदेश के हैं। उनका कहना है कि हमारा है कि जमहूरियत पर भरोसा करते हुए तमाम तबकात को साथ लेकर चलना है, और इस पार्टी में जुड़ने का मकसद ये है कि औरतों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, औरतों को उनके हुकूक दिलाना है, और औरतों ही को आगे तरक्की के राह पर गामज़न करना है।